हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस छठे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस छठे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देखें। और आप सभी अभ्यर्थी इस प्रैक्टिस सेट के एंड में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के छठे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। अरुण आगे से अपनी कक्षा में 27वें स्थान पर है। विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर रैंकिंग टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। मैंने आपको काफी बार बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कक्षा में कितने छात्र हैं या कुल कितने छात्र हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है? टोटल लेफ्ट प्लस राइट हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हम समझेंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई, मान लीजिए ये कोई कक्षा है, ठीक है। इस कक्षा में ये आगे का स्थान है और मेरे भाई ध्यान से देखिए ये है पीछे का स्थान कक्षा में। अब यहां पर देखिए प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि अरुण आगे से अपनी कक्षा में 27वें स्थान पर है। यानी कि आगे से अरुण मान लीजिए कितने स्थान पर है? 27वें स्थान पर है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। मेरे भाई ध्यान से समझिए, यानी कि यहां पर कौन है? अरुण है। अरुण का आगे का स्थान होगा इस तरफ और मेरे भाई पीछे का स्थान होगा इस तरफ, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, यानी कि यहां से जो अरुण है, यानी कि ये तो अरुण है, अरुण से 7 स्थान आगे है कौन? विजय। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, यहां से और यहां तक कितने स्टूडेंट है? 27, ठीक है। इससे 7 स्थान आगे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 20, यानी कि मेरे भाई सॉरी, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 27 माइनस 7, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20। यानी कि जो विजय है ये आगे से कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, यानी कि अंतिम से विजय का स्थान है 36वां, ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि यहां पर देखिए राइट साइड भी हमें मिल गई और लेफ्ट साइड भी हमें मिल गई। अब इस सूत्र का यूज करेंगे और कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए हमें निकालना है टी, ठीक है। तो यहां पर देखिए एल के स्थान पर हम रख देंगे 20, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। फिर क्या है? प्लस है। फिर क्या है? आर। आर के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 36 है। उसके आगे क्या है? -1, तो यहां पर हम कर देंगे -1। अब यहां पर देखिए टी बराबर 20 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो 20 और 36 मिलकर बन जाएगा 56। 56 में से -1 करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 56 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 55। यानी कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 55 छात्र हैं। अब हमें देखना है कि 55 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 55 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर रैंकिंग टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के साथ में आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 80 रुपए की फीस के अंदर है। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई आपके पास यदि 1 से 2 दिन का समय भी बचा हुआ है तो एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसी के साथ में देखिए 90% स्टूडेंट का हमें कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है या फिर किसी भी वजह से हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में क्या आता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में आने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में आने वाला तत्व है हाइड्रोजन। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करके इसका मान आपको ज्ञात करना है। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना। मेरे भाई एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा। तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि गुणा का अर्थ है भाग, तो इस समीकरण के अंदर हम गुणा के स्थान पर क्या कर देंगे, सिंपल सा भाग कर देंगे। फिर इसके आगे देखिए आगे बोल रहा है कि भाग का अर्थ है माइनस, भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और मेरे भाई लास्ट में बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले है 99, उसके बाद में है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, उसके बाद में है 3, 3 के बाद में है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा। फिर कितना है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10, उसके बाद में है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। उसके आगे दिया गया है 5, फिर है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, और इसके आगे दिया गया है 4। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान अपने को ज्ञात करना है। अब इस समीकरण को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो मेरे भाई इस टाइप के समीकरण को आप हमेशा सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। और मेरे भाई बोर्ड मास का नियम क्या है, तो इसको आप
आप हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको समीकरण के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में सिंपल सा आपको क्या करना है, भाग को सोल्व करना है। भाग को सोल्व करने के बाद में आपको गुणा को सोल्व करना है। गुणा को सोल्व करने के बाद में आपको प्लस और माइनस को सोल्व करना है। तो इस समीकरण के अंदर हमें मेरे भाई यानी कि ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद में क्या है, भाग है। तो यहां पर इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 10 में, तो ये चला जाएगा 5 दूना के 10। ठीक है, भाग के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले है 99। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्लस, फिर क्या है 3, उसके बाद में है गुणा। यहां पर 5 का भाग 10 में दे दिया, कितना है 2, लास्ट में कितना बच रहा है, माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, और यहां पर फर्स्ट में क्या है 99, उसके बाद में प्लस है, 3 और 2 का आपस में गुणा किया तो कितना बन गया 6, उसके बाद में क्या बच रहा है, माइनस का 4। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, इतना करने के बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई प्लस प्लस की संख्या को हम आपस में ऐड कर लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। सिंपल सा यहां पर देखिए प्लस का है 99 और प्लस का है 6। तो 99 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 99 और 6 मिलकर बन जाएगा 105। और लास्ट में क्या बच रहा है, माइनस का 4। तो 105 में से क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो 105 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 101। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 101। अब हमें देखना है कि 101 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है 101 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तब फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई इस बोर्ड मास के नियम को आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये नियम आपको याद होगा तभी आप इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से बी यू टी का संबंध है टी यू बी के साथ में, उसी प्रकार से एन ई टी का संबंध किन लेटर के साथ में होगा, या फिर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पता करना है कि बी यू टी से यहाँ पर टी यू बी कैसे लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए, बी यू टी से यहाँ पर टी यू बी कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर जो पहला लेटर है इसको लिखा गया है सबसे लास्ट में, यानी कि 3 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में जो बीच में लेटर है यू, इसको लिखा गया है ऐसे की ऐसे बीच में। ठीक है, और मेरे भाई ध्यान से देखिए जो 3 नंबर पर टी लेटर है इसको लिखा गया है फर्स्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि पहले लेटर को लिखा गया है 3rd नंबर पर है, और बीच वाला है इसको लिखा गया है ऐसे की ऐसे, और जो 3rd नंबर पर है इसको लिखा गया है फर्स्ट के अंदर है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये पहला लेटर है एन, इसको तो हम लिखेंगे 3 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एन। ठीक है, उसके बाद में क्या है ई को लिखेंगे हम मेरे भाई बीच में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई। ठीक है, उसके बाद में क्या है टी 3 नंबर पर है तो इसको लिखेंगे हम फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा टी ई एन। अब हमें देखना है कि टी ई एन ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आंसर टी ई एन ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 17 और 17 के बाद में पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सीरीज में दिया गया है 2, 2 से कितना बन रहा है 3, 2 से 3 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 2 का क्या कर दे 2 गुना तो कितना बन जाएगा 4 और 4 में से यदि हम 1 को क्या कर दे कम कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 5, 3 से 5 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 3 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 3 दूना के 6 और 6 में से यदि हम 1 को क्या कर दे कम कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9, 5 से 9 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 का क्या कर दे 2 गुना तो कितना बन जाएगा 5 दूना के 10 और 10 में से यदि हम 1 को क्या कर दे कम कर दें तो बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 17, 9 से 17 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 9 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 9 दूना के 18 और 18 में से यदि हम 1 को क्या कर दे कम कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 17। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 17 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 2 से 3 बना कैसे, यानी कि पहले 2 का 2 गुना किया और जो संख्या उसमें से 1 को घटा दिया। उसी प्रकार से 3 से 5 यानी कि 2 गुना किया, फिर जो संख्या उसमें से 1 को घटा दिया। उसी प्रकार से 5 का 2 गुना किया, 1 को घटा दिया। फिर यहाँ पर देखिए 9 का 2 गुना किया, 1 को घटा दिया। अब 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 17 का करेंगे 2 गुना और जो संख्या आएगी उसमें से 1 को घटा देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 17 का 2 गुना बन जाएगा कितना 34 और 34 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 33। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 33। अब हमें देखना है कि संख्या 33 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 33 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मेरे भाई मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते हैं बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन तत्व, ऑप्शन बी है सिलिकॉन तत्व, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम तत्व और ऑप्शन डी है लोहा तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन तत्व। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है नागार्जुन सागर बांध
और ऑप्शन डी है सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि जो ये भाखड़ा नांगल बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है। या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इन सभी में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है पोटेशियम। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम और ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे कठोरतम धातु है टंगस्टन धातु। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, M1 L2T-3 निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि M1 L2T-3 निम्न में से किसका विमीय सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, M1 L2T-3। ये है मेरे भाई किसका सूत्र है, ये है विमीय सूत्र शक्ति का। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी है दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी है प्रबल नाभिकीय बल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने वाले बल को कहा जाता है प्रबल नाभिकीय बल। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है,
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और इसी के साथ में देखिए आपको इस 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी पीडीएफ सेट में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और आपके एग्जाम के मात्र 1 से 2 दिन भी शेष बचे हुए हैं तो आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख कर जाना। ठीक है, और देखिए 90% स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर अभी तक हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन तत्व, ऑप्शन बी है कार्बन तत्व, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन तत्व और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन तत्व। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई याद रखना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में और ऑप्शन डी है जम्मू राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान राज्य में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आप ऐसी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई चैनल के अंदर पर्सनल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर कंप्लीट क्लासेज देख सकते हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस प्रश्न भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।